जयपुर में समाज सेवी हाजी रफत अली खान के जनाजे में भीड़ जुटाने के आरोप में कांग्रेस विधायक रफीक समेत 11 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। समाज सेवी के जनाजे में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी, जबकि राज्य में सरकार ने कोरोना काल में अंतिम संस्कार के लिए अलग नियम बनाए हुए हैं, फिर भी नियमों की अनदेखी की गई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की बात की जा रही है और इस तरीके की लापरवाही जनाजे में शामिल होने के लिए ये बड़ी संख्या में भीड़ वहां एकत्रित हो गई। देखिए, इसमें कल जैसे इतला मिली कि हाजी रफत जो एक बड़े समुदाय के धर्मगुरु के रूप में माने जाते थे, उनका इंतकाल कल सुबह हुआ, जिसके उपरांत पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार उनके घर वालों से समझाइश की गई। उनके 3-4 वीडियोस भी लोगों की अपील के रूप में जारी किए गए कि भाई लोग वहाँ पर जनाजे में नहीं आए। बाद समझाइश भी कुछ लोग जो जनाजे में आए उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, काफ़ी लोगों को रोका भी। उसके बावजूद भी पुलिस के रोकने के पश्चात भी कई लोग जनाजे का पार्ट बने, जिस पर जो वहाँ क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं उनके साथ अन्य लोगों के विरुद्ध इसमें महामारी अधिनियम में और धारा 144 की वायलेशन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जिसकी अग्रिम जांच सीआईडीसीबी कर रही है। तो जयपुर में लॉकडाउन के बावजूद एक समाज सेवी के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने अब राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। कल समाज सेवी हाजी रफत अली खान के जनाजे में कोरोना के नियमों को तोड़ते हुए हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई थी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पुलिस ने कांग्रेस विधायक रफीक खान पर मामला दर्ज कर लिया है। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। लोगों के हुजूम की ये तस्वीरें जयपुर के रामगंज इलाके की हैं। ये लोग समाज सेवी हाजी रफत अली खान के जनाजे में शामिल होने आए थे। हाजी रफत अली खान का कल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। कोरोना के बावजूद उनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। खास बात यह है कि हाजी रफत अली की अपील पर मुस्लिम समुदाय ने ईद का जुलूस तक टाल दिया था ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले, लेकिन उनकी मौत के बाद लोगों ने वो सीख भुला दी। कोरोना काल में सरकार ने भी अंतिम संस्कार के लिए सख्त नियम बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इसका पालन नहीं किया। जिन पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारियों पर कोरोना गाइडलाइंस को लागू करवाने की जिम्मेदारी थी, वो भी अंतिम संस्कार के वक्त साथ रहे, लेकिन लोगों को नहीं रोक सके। हालांकि पुलिस ने अब कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में आदर्श नगर के कांग्रेस विधायक रफीक खान समेत 11 लोगों पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के रोकने के पश्चात भी कई लोग जनाजे का पार्ट बने, जिस पर जो वहाँ क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं उनके साथ अन्य लोगों के विरुद्ध इसमें महामारी अधिनियम में और धारा 144 की वायलेशन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जिसकी अग्रिम जांच सीआईडीसीबी कर रही है। जब एबीपी न्यूज ने रफीक खान से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करवाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की संख्या पर्याप्त नहीं थी और पुलिस उनको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही, तो मैं पहुंचा वहां और पहुंच के मैंने वहां जनाजे के ऊपर, हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में जब डेड बॉडी ले जाते हैं तो एक जनाजे की नमाज होती है डेड बॉडी के साथ, तो वहां मैंने उनके परिवारजनों से अपील करवाई कि भी कोई भी आदमी जनाजे में शामिल नहीं हो, परिवार के कुछ लोग जनाजे के साथ जाएंगे और गाइडलाइन का पालन करेंगे, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करी गई कि पूरी गाइडलाइन का पालन करें। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी हैं। पूनिया साहब, जानना चाहूंगा, ये सब कुछ जयपुर में सरकार की नाक के नीचे हुआ? सरकार का तो इकबाल खत्म हो गया और सरकार का देखने के चश्मे भी अलग अलग हो गए। एक तरफ तो वो पूर्व विधायक को सुंदरकांड का पाठ घर में करता है, उसको गिरफ्तार करते हैं। दूसरा, इन्हीं के कैबिनेट का मंत्री, उसके पिताजी के जनाजे में भी इसी तरीके का दृश्य दिखता है। लेकिन ये हद हो गई कि राजधानी में उन्हीं व्यक्ति के नाम पर, क्योंकि उन्होंने खुद ने इस बात के लिए लोगों को हिदायत दी थी कि कोरोना के कारण, लेकिन उनके जनाजे में इस तरीके की भीड़ और उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायकों का शरीक होना, ये सीधे सीधे गृह मंत्री की नाकामी है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने संक्रमण मामलों में आई गिरावट को देखते हुए
कल यानी 2 जून से आंशिक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। इसमें व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है। नए दिशा निर्देशों में छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी जहां संक्रमण दर 10% से कम होगी या ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स का इस्तेमाल 60% से कम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हरियाणा के टोहाना से, जहां दुष्यंत चौटाला के विधायक और किसानों के बीच टकराव की खबर है। कोई नई खबर नहीं है। सरकार का लगातार विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा। बताया ये जा रहा है कि जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को आज टोहाना के अस्पताल में दिव्यांग बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम में आना था, लेकिन किसानों ने उनके विरोध का ऐलान किया। बताया ये जा रहा है कि जब विधायक देवेंद्र बबली टोहाना बाजार पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। किसानों का आरोप है कि विधायक के लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि विधायक का कहना है कि लोगों को भड़काया जा रहा है। पुलिस और किसानों के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने बीच बचाव करके विधायक को निकाला वहां से। इस झड़प में 3 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। तो ये देख सकते हैं आप विधायक का किस तरीके से विरोध किया गया टोहाना में। और ये कोई नई तस्वीर नहीं है हरियाणा से। खुद मुख्यमंत्री का कई बार इसी तरीके से विरोध हुआ है। किसान बिल को लेकर हरियाणा के किसान गुस्से में। जेजेपी क्योंकि सहयोगी दल है तो जेजेपी के विधायक का भी विरोध किया गया। हालांकि किसानों का आरोप है कि विधायक के जो 7 लोग थे उन्होंने मारपीट की। लेकिन ये 3 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की नाराजगी का, किसानों की नाराजगी का। विधायक की गाड़ी को रोका गया। झड़प में 3 लोग जख्मी हुए हैं। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। और अब बात उस दुल्हन की जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में वरमाला के लिए स्टेज पर चढ़ने से पहले फायरिंग का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस तस्वीर पर दुल्हन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने फायरिंग करने वाली दुल्हन और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज भी कर ली है। आप पहले इस वीडियो को देखिए। ये देखिए, स्टेज पर चढ़ने से पहले बाकायदा बंदूक से गोली चलाई गई। इस लापरवाही के चलते किसी की जान भी जा सकती थी। एक हाथ दूल्हे ने पकड़ा हुआ था। स्टेज पर चढ़ने से पहले दुल्हन के द्वारा इस तरीके की फायरिंग। और पुलिस का कहना है कि जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस का यह भी कहना है कि दुल्हन ने अपने चाचा के रिवॉल्वर से फायरिंग की। अब वो एक नादानी हो गई। कल जेठवाड़ा में एक शादी थी जिसमें एक महिला जिसकी शादी थी उसके चाचा की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, तो खुशी में के अतिरेक में उन्होंने इसको फायर कर दिया स्टेज पे जाने से पहले, जिसके संबंध में ये एक गलत परंपरा की शुरुआत उन्होंने की। लेकिन खुशी में अपना संयम और अनुशासन नहीं खोना है, तो इसके लिए हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा, रिवॉल्वर सीज होगी और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में कल से ही अनलॉक शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में छूट के बाद प्रवासी मजदूर एक बार फिर से राजधानी लौट रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग कैंप्स लगाए गए हैं। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने जायजा लिया कि ये कैंप्स किस तरह से काम कर रहे हैं, लोग वहां पर टेस्ट करा रहे हैं कि नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले कम हुए, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, तो अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रीज को इजाजत दी गई है काम करने की, और अब ऐसे में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मजदूरों का आना भी शुरू हो गया है। इस समय आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहां पर ये लाइन आप लगी देख रहे हैं, जिसमें यहाँ से जाने वालों के लिए भी टेस्ट की सुविधा है और वापस जो लोग दिल्ली की ओर आ रहे हैं उनकी भी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, जिसके पीछे मकसद ये है कि जो लोग दिल्ली की ओर वापस आ रहे हैं अगर वो संक्रमित होकर आ रहे हैं तो उसका पता लगाया जा सके। और यहाँ पर ये जो टेस्टिंग की व्यवस्था है ये आप देख रहे हैं। इस तरह से लोगों को जब कोई ट्रेन आती है तो उनको बाहर बुलाकर उनकी टेस्टिंग की जाती है, और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं और अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं उनकी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। तो RT-PCR और रैपिड टेस्ट दोनों ही तरीके के टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं। इलाके के SDM भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि आनंद विहार पर सबसे ज़्यादा जो रश होता है इस समय में वो बढ़ जाता है, तो SDM साहब से भी बात कर लेते हैं। सर, अभी की बात करें तो बीते 2 दिनों में जब से अनलॉक शुरू हुआ, क्या वापस आने वालों की संख्या बढ़ी है, क्या रश बढ़ा है? रश बढ़ा है मैम, उसके साथ हम लोगों ने टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई हैं थोड़ी सी। अब हमारे पास करीब हम 1200-1300 RT-PCR पर डे कर रहे हैं। अभी
अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो उससे पहले की तुलना में अभी कितना फ्लो जो है लोगों के आने का बढ़ा हुआ है? समझिए 25% के आसपास बढ़ गया है। यहाँ पर RT-PCR कर रहे हैं या रैपिड किए जा रहे हैं? यूजुअली हम RT-PCR करते हैं, लेकिन अगर कोई सिम्टोमेटिक हमें नज़र आता है कि इसको हल्के फुल्के कोई सिम्टम है थोड़े से भी, तो उसके साथ ही हम एंटीजन भी कर देते हैं, जिससे साथ ही साथ पता लग जाए कि उसकी पॉजिटिविटी कैसे है। उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है? मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आता है तो अकॉर्डिंगली फिर जो हमारी मेडिकल टीम उसे एग्जामिन करती है और जो उसकी पोजीशन है उसको या तो होम आइसोलेशन एडवाइस करेगी या क्वारंटीन करेगी। देखेंगे कि व्यवस्था जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पूरी की गई है और बीते 2 दिन की बात करें तो जैसा अधिकारी बता रहे हैं कि जो टेस्ट पहले 800 से 900 हुआ करते थे वो बढ़कर करीब 1200 से 1300 हो गए हैं और यहाँ पर लगातार टेस्टिंग के लिए लोग जो हैं उनको रोका जाता है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स इस पर काम करते हैं और एक एक करके लोगों को टेस्ट के लिए आगे भेजा जाता है। तो इस तरह से टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास तौर पर, क्योंकि अब मजदूर जो हैं वो वापस दिल्ली की ओर आना शुरू हुए हैं। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां पानी की समस्या को लेकर संग्राम छिड़ गया है। पहाड़पुर गांव में पानी की कमी को लेकर ग्रामीणों ने सड़कों पर हंगामा किया। रोडवेज की बसों और पुलिस की गाड़ियों पर गांव के लोगों ने पत्थर फेंके। पानी के लिए परेशान गांव वालों ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा, पुलिस पर भी पथराव कर डाला। दरअसल थाना नारखी क्षेत्र में पानी की टंकी लगी हुई है, उसी टंकी से पहाड़पुर गांव में पानी की आपूर्ति की जाती है। 2 दिन पहले कुछ लोगों ने पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद से गांव में पानी की सप्लाई रुक गई थी। पानी न मिलने की वजह से टूंडला एटा रोड को जाम किया गया। कुछ रोडवेज की बसों पर पथराव किया गया, उनके शीशे तोड़े गए। कई यात्री इस पथराव में घायल भी हुए। पुलिस ने गांव के लोगों को रोका तो गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के वाहनों को भी तोड़ दिया। पुलिस पर भी पत्थरबाजी की, पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी अपील की है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जाए। केजरीवाल का कहना है कि पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। इसके पीछे केजरीवाल का तर्क है कि अभी सभी लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगा है, यानी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में बिना वैक्सीनेशन के 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और उनके अभिभावक काफी चिंतित हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होनी है 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। शिक्षा मंत्री क्योंकि तबियत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से ये मांग कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जाए। वैक्सीनेशन के बिना अभिभावक और बच्चे परीक्षा नहीं देना चाहते। अगली खबर पंजाब से, पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू कमेटी के सदस्यों से मिलने दिल्ली पहुंचे। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेटी के सदस्यों के सामने अपनी बात रखी। मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि मैंने पंजाब के लोगों की बात कमेटी के सामने रखी है, पार्टी के हित में जो है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी। सिद्धू का यह भी कहना है कि उनका स्टैंड वही रहेगा जो पहले था। आखिर में सिद्धू बोले कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। पंजाब कांग्रेस विवाद में आज नवजोत सिंह सिद्धू कमेटी के सामने पेश हुए। हाईकमान के बुलावे पर आया हूं, नवजोत सिंह सिद्धू ने ये जानकारी मीडिया को दी। कमेटी के सामने सिद्धू ने अपनी बात रखी है, पंजाब की जनता की आवाज कमेटी तक पहुंचाई। नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना है, सत्य को प्रकाशित करने आया हूं, लोगों की बात मैंने आलाकमान तक पहुंचाई, पंजाब के सच और हक की बात आलाकमान को बताई। आज सिद्धू से जो मुलाकात हुई है उसको लेकर ये बड़ी बातें। हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा, उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल। किसी भी फॉर्म में
और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। आपको लगता है सरकार ने जो वायदे दिए, जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत सिद्धू साहब और जीतेगा हर पंजाबी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।